24 मार्च को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन खटीमा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके लिए कौन सीट खाली करेगा, इस पर पार्टी में घमासान चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस की भी बेचैनी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद उनके लिए सुरक्षित सीट की तलाश शुरू हो गई है, क्योंकि सीएम धामी को विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हारने के बाद 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। लेकिन वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि शपथ ग्रहण के पहले कई विधायकों ने दावा किया था कि वो सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ देंगे, लेकिन उनके शपथ लेने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली। राज्य में सीएम की शपथ लेने के बाद उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य होना है। गौरतलब है कि राज्य में विधान परिषद नहीं है, लिहाजा सीएम धामी के पास उपचुनाव लड़ने का ही एकमात्र विकल्प बचता है। वहीं सीएम के सीट हंटिंग अभियान के चलते कांग्रेस में भी काफी बेचैनी है। असल में इससे पहले भी बीजेपी के सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के लिए कांग्रेस के विधायक ने सीट छोड़ी थी, लिहाजा कांग्रेस घबराई हुई है और अपने अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को डर है कि बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि सीएम धामी भी कांग्रेस में सेंधमारी कर राज्य में अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सीएम धामी के लिए बीजेपी का कौन सा विधायक अपनी सीट छोड़ता है, या फिर बीजेपी कांग्रेस में सेंधमारी कर सभी को चौंकाने वाला फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र शुरू होने में वक्त कम ही रह गया है। सत्र की कार्रवाई को लेकर सभी विधायक एक्शन में आ चुके हैं। सीएम धामी ने सदन की कार्रवाई से पहले आज विधानमंडल की बैठक बुलाई है। ये बैठक सीएम आवास पर शाम को होगी। इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सत्र आगामी 29 मार्च से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सत्र की पूरी तैयारी की जा रही है। धामी सरकार राज्यपाल के अभिभाषण और लेखानुदान को लेकर तेजी से तैयारी में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने प्रमोद सावंत को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कुशल नेतृत्व में गोवा विकास के नए आयाम प्राप्त करेगा। वहीं सीएम धामी ने गोवा सरकार के नवनियुक्त मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी। वहीं आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जिसमें 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हो रही हैं। पहली पाली में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 10वीं की परीक्षा हुई और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 12वीं की परीक्षा हुई। तो वहीं बोर्ड परीक्षा के लिए राज्य भर में 1333 परीक्षा केंद्र बनाए हुए हैं और परीक्षा केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाई गई है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट कर परीक्षार्थियों को बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा, उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में भाग ले रहे सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। ये ट्वीट की तस्वीरें हैं जो पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ट्वीट किया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस बार बोर्ड की परीक्षाएं दे रही हैं, उनको शुभकामनाएं सीएम धामी की तरफ से दी गई ट्वीट के जरिए। वहीं कांग्रेस की राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। टम्टा ने कहा कि अभी तक उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का बंटवारा क्यों नहीं हुआ, साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी सरकार को घेरा। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तराखंड के सियासत से जुड़े हुए मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा जी। अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें, शपथ ग्रहण हो गया, लेकिन अभी तक मंत्रियों को नहीं पता कि उनके पास कौन सा मंत्रालय है। आपको क्या लगता है कि इस देरी की वजह क्या है? मुझे तो देरी की वजह लगती है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का पिटारा आउट हुआ
तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत से लोग हैं जिनको स्थान नहीं मिल रहा है, उसमें तो दो ने खुलेआम कह दिया कि हमने क्या ऐसी अपराध किया है कि हमको स्थान नहीं मिला। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कह भी दिया है, जो मंत्री पद की उम्मीद थी कि अब भारतीय जनता पार्टी में वो दौर चले गया जहाँ कार्यकर्ता को क्या कहते हैं प्रोत्साहित किया जाता था, संरक्षण किया जाता। दौर है सेटिंग और गेटिंग का, मैं उस दौर में नहीं था। और उम्र अगर कोई सीमा थी तो मेरे ही समकक्ष उम्र को क्यों बनाया गया है। तो जो सीनियर लीडर्स का जिनको मंत्रिमंडल में स्थान की ज़रूरत थी, उनका विरोध बाहर आते ही मुख्यमंत्री के हाथ पांव मुझे लगते हैं फूल गए, क्योंकि उनको अब चुनाव में जाना है। और जब उस चुनाव में जाना है, पहले वो इस समस्या का हल करेंगे, क्योंकि कहाँ से सीट खाली कराऊँ। बहुत से इन सीनियर नेताओं से उम्मीद थी कि उनको हम वहाँ से इसको खाली करेंगे, दिल्ली में एडजस्ट करेंगे, तब मंत्रियों को देख लेंगे। तो पार्टी के अंदर के जो अंतरी मतभेद हैं, कलह हैं, है ना, मंत्रिमंडल में स्थान पाने की जो इच्छाएँ हैं, उसका जब सरकार पूरी तरह सामना नहीं कर सकता, तो मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से उसी वजह से पदों में बांटने में क्या कहते हैं देरी हो रही। उसके अलावा तो कोई दूसरा कारण नहीं मुझे दिखता है। मुख्यमंत्री बनते ही पहली बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, लागू करने की बात कही है। क्या आपको लगता है वर्तमान में उत्तराखंड को इसकी ज़रूरत है? ना इसकी ज़रूरत उत्तराखंड को है, ना इसकी ज़रूरत देश को है अभी वर्तमान की हालत में। और अभी तो इस बात को लेकर के भी संविधान विदों में मतभेद है कि ये राज्य सरकार के ज्यूरिडिक्शन के अंदर है या नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में था। और 7 सालों में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस एजेंडे को लागू नहीं कर पाए हैं, जिस एजेंडे को योगी नहीं लागू कर पाए हैं। क्या धामी योगी और मोदी से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए कि इस उत्तराखंड राज्य में सोच रहे हैं? वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और वही उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र कल 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। तो वहीं पहली बार ऐसा हुआ कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्षी कांग्रेस की ओर से कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, जबकि बीएसपी के नेता मोहम्मद शहजाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने ये कहा कि विपक्ष को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की सूचना दे दी गई थी, लेकिन कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई है और नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, इसीलिए कांग्रेस का कोई नेता बैठक में शामिल नहीं हुआ है। और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद जो 22-23 का लेखोनुदान है उसकी वो पेश पटल पर रखा जाएगा। तो ये 2 चीज़ें कल के लिए हुई हैं और उसके बाद हम दोबारा से कल बैठेंगे और परसों के बिजनेस के बारे में कल निर्णय लेंगे। जी देखिए, उनको खबर गई थी, इनको इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी, लेकिन वहाँ से जो खबर आई है कि उनका शायद एलओपी अभी नहीं चुना गया, ना ही उनकी विधानमंडल दल की बैठक हुई है। और जब तक एलओपी नहीं होता है तो उनके यहाँ से यहाँ पर किसे भेजा जाए उसका निर्णय शायद नहीं हो पाया था, इस वजह से वो नहीं आए। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन गई थी बीएसपी से, आप जानते हैं शहजाद जी आए थे और बाकी तो कोरम पूरा था, तो इन्फॉर्मेशन गई थी, लेकिन शायद उनकी कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे। नहीं, भी 2 दिन कल अभिभाषण है और 2 दिन का सत्र की बात हो रही है। हम तो चाहेंगे सत्र लंबा चले, अच्छा चले, क्योंकि काफ़ी दिन बाद सत्र बुलाया गया है और जनता के बहुत ज्वलन मुद्दे हैं। महंगाई बहुत चरम पे है, खनन बहुत चरम है, तो उसके विषय में भी सदन में बात रखनी है। महंगाई भी 3.5 रुपये डीजल बढ़ गया है, 50 रुपये गैस पे बढ़ गए हैं। सभी मुद्दे हैं जो हमें सरकार के समक्ष रखने हैं और जनता के सामने लाने हैं। तो उन मुद्दों को लेकर के हम तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं कि जनता के मुद्दे हम सरकार के सामने रखें, सरकार उनका निराकरण करे। लेकिन 2 दिन का सत्र की बात हुई है, 2 दिन बहुत काफ़ी नहीं है, लंबा सत्र चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वहीं रुड़की में हमारे संवाददाता ने परीक्षा देने के लिए गए छात्र छात्राओं और से खास बातचीत की है। सुनिए उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। इस
इस समय हम मौजूद हैं रुड़की के इंटर कॉलेज बीएसएम इंटर कॉलेज में। आपको बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा है वो चालू हो चुकी है। हालांकि जो सरकार की गाइडलाइन साफ तौर से है कि कोरोना काल की गाइडलाइन के तहत ही परीक्षा होंगी। आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं बच्चों में काफ़ी उत्साह है। हालांकि 2 साल से कोरोना काल चल रहा था, 2 साल से कहीं ना कहीं बच्चों को जो कोरोना काल में जो परीक्षा ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी थी उसको लेकर ही हम बच्चों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह के उनके जो आज पहला पेपर है किस तरह से पेपर हुआ है और कितना उत्साह है बच्चों के अंदर कि किस तरह आपने जो पेपर दिया है पेपर किस तरह से हुआ है और क्या मानते हैं किस तरह आपके अंदर उत्साह है। जी आपका क्या नाम है और किस तरह आपने जो पेपर दिया है आज पहला पेपर था आपका? यस सर। तो क्या मानते हैं किस तरह से हुआ आपका पेपर? ये बहुत अच्छा पेपर हुआ, आज पहला पेपर था। हिंदी का जैसे ऑनलाइन परीक्षाएं चल रही थी, पढ़ाई कॉलेज नहीं आ पाए कोरोना काल में, तो क्या मानते हैं इस बार किस तरह से जो आपने पेपर दिया है क्या पेपर सही है आपका? जी बहुत बढ़िया पेपर गया, पढ़ाई कर गया, पूरी रात भर पढ़ाई करी हमने। और भी हमारे साथ छात्र हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह के पेपर हुए। बेटे आपका तो क्या नाम है, कौन से कॉलेज में? मेरा नाम शादाब है जी, मेरा नाम शादाब है और मेरा अच्छा पेपर गया। बिल्कुल मैंने पूरी रात मेहनत की है इसलिए मेरा अच्छा पेपर गया है। तो क्या मानते हैं इस बार अच्छा पेपर हुआ है आपका? यस सर। हमारे पास कुछ लड़कियां भी हैं, छात्र से जानना चाहेंगे कि उनके पास जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार बच्चे क्या नाम है आपका? कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा पेपर हुआ, बहुत ही अच्छा। किस चीज़ का पेपर था? हिंदी का। जैसे 2 साल से कोरोना काल में आप स्कूल नहीं आ पा रहे थे, कॉलेज नहीं आ पा रहे थे, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ा है आपके ऊपर? हाँ जी, हमने सोचा था क्या पता इस बार भी पेपर ना हो और ये भी डर था कि हम फेल ना हो जाएं। बहुत सब बता रहे थे कि बहुत हार्ड पेपर है, बहुत बोर्ड एग्जाम के, पर ऐसा है ही नहीं। बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इजी पेपर था हिंदी का। जी बिल्कुल, इसी कॉलेज में यहाँ 2 शिफ्टों में पेपर होना है। 2 बजे से 5 बजे तक इंटर मीडियम का है और सुबह 8 से 11:30 तक जो यहाँ पे हाई स्कूल का पेपर चल रहा है। तो हालांकि बच्चों में काफ़ी उत्साह है और बच्चे भी लगातार जो पेपर देने के लिए यहाँ पहुँचे थे और सभी तरह की कोरोना काल की पूरी गाइडलाइन, सैनिटाइजर, मास्क का पालन करते हैं। बच्चों ने पेपर दिया है, बच्चों में उत्साह भी है। मैं संदीप चौधरी, जनतंत्र टीवी रुड़की से। और वहीं सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 28 और 29 मार्च को बंद बुलाया है। इसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। राज्य में जगह जगह ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों ने हड़ताल की और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये 4 तस्वीरें हैं जिससे जुड़ी आपके टीवी स्क्रीन पर हरिद्वार, रुद्रपुर, इसी के साथ ही अल्मोड़ा और चौथी तस्वीर है टिहरी की, जहां पर ट्रेड यूनियनों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है और इस दौरान प्रदर्शन भी तमाम जगहों पर देखने को मिला। कई मांगे हैं उनकी जिनको लेकर ये 2 दिन का हड़ताल उनकी तरफ से की जा रही है। और वही विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा व्यक्त करने वाले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने अब लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। बता दें कि 2022 चुनाव में हरक सिंह रावत ने विधानसभा का चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी संगठन से लेकर कांग्रेस आला कमान तक को अपना पक्ष रखा था, लेकिन अब 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया था। और वहीं दिनेशपुर में नशे के खिलाफ खुदीराम बोस स्टेडियम में सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जो प्रेस क्लब और पुलिस प्रशासन के बीच खेला गया, जिसका उद्घाटन उत्तराखंड के पूर्व खेल मंत्री और विधायक अरविंद पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के क्षेत्र में क्रिकेट मैच होना चाहिए जिसमें युवा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। बहुत अच्छे उद्देश्य के लिए प्रेस क्लब और पुलिस प्रशासन के बीच एक संदेश देने के लिए, युवाओं में संदेश देने के लिए एक बहुत अच्छा ये टूर्नामेंट हुआ है। टूर्नामेंट तो बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। मैं दोनों वर्गों के लोगों को, अधिकारियों को, प्रेस क्लब के भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ है। और मैं ख़ास तौर पे आपके माध्यम से इस क्षेत्र के जितने युवा हैं, बच्चे हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ
कि बेटा जिस उद्देश्य के लिए हमारे प्रेस क्लब और पुलिस प्रशासन के लोग आज मैच खेल रहे हैं, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सभी बच्चों को नशे से हटकर इस अपने फिजिकली फिट होने के लिए और फिट मूवमेंट, इसके तहत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी ये विजन है और उनका उद्देश्य है। इसके तहत सबको जुड़कर इस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए और देश के लिए एक अच्छा एथलीट बनना चाहिए। मैं शुभकामना देता हूँ। वहीं खटीमा में पुरानी तहसील रोड पर दुकानों के आगे सड़क पर आपको बता दें कि फल और ठेले लगाने वालों की वजह से अतिक्रमण की स्थिति पैदा हो चुकी है, जिसके चलते सड़क पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है और पैदल चलने वालों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए खटीमा तहसील प्रशासन ने आपको बता दें कि बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिस पर मौके पर पहुंचे खटीमा प्रभारी तहसीलदार यूसुफ अली ने दुकानों के आगे अतिक्रमण कर रहे लोगों को जमकर फटकार लगाई और इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर कोई भी सड़क पर अतिक्रमण करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिकायत मिल रही थी कि खरंजा रोड पर और सब्जी मंडी रोड पर जो है आदमी का निकलना भारी हो रहा है, जिसको देखते हुए आज जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जो है आज जो है इनको हटाया जा रहा है और इनको अवगत कराया गया है कि आप अपनी दुकान में सामान रखिए, वहाँ से अपना उसको सामान को बेचिए, जिससे कि जो है आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। तो अब दोबारा रखेंगे तो इनको भारी जुर्माने के साथ जो है इनको जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई पर सियासत गर्मा गई है। देहरादून में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने इस नारे को भूल चुकी है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं वैसे ही जो मोदी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने हर चीज़ पे दाम बढ़ा दिए। चाहे पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम 6वीं बार आज सुबह बढ़ा है, गैस सिलेंडर पे 50 रुपये बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई। तो ये तो जनता के ऊपर एक लूट है जो सरकार इलेक्शन खत्म होकर तुरंत चालू कर दी है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप महिलाओं के बजट को खराब करोगे तो फिर हम लोग आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग कोरोना की रोकथाम और इसी के साथ ही टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद में जुट गया है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों में कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को की 12 से 14 साल के बच्चों को लगाई जा रही है और उसकी 20,000 खुराक वितरित की है। इसकी जानकारी देते हुए सीएमओ ने बताया कि 15 मार्च तक इस अभियान को तेज कर दिया गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया भी जारी है। कॉर्बेवैक्स जो है 15 मार्च से शुरू हुआ है। ये 12 से 14 साल के बच्चों को लगने हैं, 1 माह के अंतराल में इसमें लगने हैं। पहले की तरह जो है इसे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगना है इसमें। और सभी अभिभावकों को से अपील करते हैं कि भाई अपने बच्चों को जो है जहाँ भी सेंटर बने हुए हैं लगवाएं, टीका लगाएं। इसमें बचाव है और कोरोना से इससे बचाव होने वाला है। इसमें कोई घबराने और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जनपद में अभी तक 783 में एंट्री हो चुकी है, उतने बच्चों को लगाया जा चुका है। वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। 20,000 का हमारा इसका टारगेट है और जिसमें हमको 1,000 वाइल जो है प्राप्त हो चुका है, जिसमें 20,000 डोज हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो सभी ब्लॉकों में हमने वैक्सीन पहुँचा दी गई है। अब इसको जो है विदिन अ वीक हम इनको फिनिश कर लेंगे। वहीं हल्द्वानी में डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लटक चुका है, जिसकी वजह से मरीज दर दर भटक रहे हैं। तो वहीं अस्पताल में भर्ती मरीज भी निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों में जाकर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। 10-15 दिन से। उससे पहले तो हमारे पास संविदा पर कार्यरत एक प्रोफेसर महोदय थे यहाँ पर, तो उनका अभी जो है कार्यकाल ख़त्म हो गया है, जिसमें कि उनको कार्यकाल को दोबारा से रिन्यू करने के लिए और ये सारी चीज़ें शासन स्तर पर लंबित हैं और प्रधानाचार्य महोदय ने भी इस बारे में सूचना दे दी गई है। बाकी और हमारे CT, MRI और एक्सरे तो वो सब विधिवत जो है जैसे थे वो जारी है,
केवल एक परेशानी जो आ रही है वो अल्ट्रासाउंड में आ रही है, तो उसमें भी जो है हमारा प्रशासन प्रयासरत है। जैसे ही वो हो जाएगा तो लोगों को सुविधा फिर मिलने लगेगी। इस बारे में ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कई महीनों से जो है मतलब बंद पड़ी है ये मशीन, और इसके लिए कोई डॉक्टर नहीं है और मरीजों को दिक्कत परेशानी हो रही है। और बाहर अल्ट्रासाउंड लिख रहे हैं ये डॉक्टर लोग कि बाहर से कराइए, और बाहर महंगा होता है। इस वजह से जो है यहाँ सुविधा जो है इसकी नहीं हो पा रही है, वरना डॉक्टर कोई यहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए है यहाँ पर, और मरीजों को बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है, और मतलब बाहर जो है महंगा होता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।